हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ 8 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है और कई बार देखा गया है दोस्तों कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो आप इस लेक्चर के नोट्स जरूर बनाइएगा। आप नोट्स बनाएंगे तो आपके एग्जाम के समय इन प्रश्नों की तैयारी आसानी से हो सकेगी और आप रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब आप आंसर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, तो आप इन प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट और क्विज भी प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कोविड की चर्चा तो हमारे चारों ओर चल रही है और इसके अलावा वैक्सीन की भी चर्चा चल रही है। तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना है। प्रश्न क्या है? 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों, हाल ही में क्यूबा ने 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की है। दोस्तों, ये जो वैक्सीन बनाई है क्यूबा ने, अपने ही देश में बनाई है। तो अपने ही देश में बनाई गई वैक्सीन की मंजूरी दी है क्यूबा ने 2 साल के बच्चों के लिए। कौन कौन सी वैक्सीन बनाई है? तो ध्यान से सुनिएगा उनके नाम। पहले का नाम है अब्दाला और दूसरे का नाम है दोस्तों सोबराना। इस प्रकार से क्यूबा ने अपने देश में 2 वैक्सीन बनवाई हैं या बनाई हैं। तो उन वैक्सीनों के नाम जरूर याद रखिएगा, अब्दाला और सोबरान। दोस्तों, जो वैक्सीन बनाई है, जो 2 साल के बच्चों के लिए लगाई जा रही है, उसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही मंजूरी मिल जाती है तो इस पर और भी देश अमल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो जब तक WHO उसे अप्रूव नहीं कर देता है तब तक उसे हम लीगल नहीं मान सकते हैं। दोस्तों, बात आई है क्यूबा की। तो क्यूबा कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसके बीचों बीच एक कैरेबियाई सागर है और उस सागर में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। तो दोस्तों, उन्हीं द्वीपों में से एक द्वीप का नाम है क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना। तो ध्यान से सुनिएगा, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। बात करें दोस्तों क्यूबा की, तो क्यूबा में स्पेन का उपनिवेश रहा है, यानी क्यूबा पर जो राज किया है वो स्पेन ने किया है, इसलिए यहाँ की जो भाषा है वो स्पेनिश है। दोस्तों, क्यूबा कैरेबियाई समूह में सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है और इसमें लगभग 11 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, जिसे हम डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जानते हैं, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करें कि डुगोंग क्या है। तो डुगोंग एक प्रकार से समुद्री जीव है जो कि मैमल्स है दोस्तों, स्तनपायी है, यानी बच्चों को जन्म देने वाला जंतु है। इसे हम समुद्री गाय या सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हाल ही के दिनों में एक सर्वे किया गया था जिसमें यह देखा गया था कि जो सी काऊ है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है और इसका सबसे प्रमुख कारण है समुद्री प्रदूषण। यानी जो समुद्र का प्रदूषण है वो इतना बढ़ गया है कि समुद्र से जो सी काऊ है या डुगोंग है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो इसके लिए जो तमिलनाडु सरकार है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसने डुगोंग को बचाने के लिए डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की बात कही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व खोल दिया है। दोस्तों, तमिलनाडु ने यह भी सर्वे कराया था कि जिस क्षेत्र में ये डुगोंग संरक्षण रिजर्व बना रहे हैं वहां पर लगभग 200 डुगोंग रहते हैं। तो अगर उनका संरक्षण कर लिया जाएगा, उनको बचा लिया जाएगा, तो उनकी आबादी भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अब ये कहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है, यानी ये क्षेत्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये बनाया जा रहा है मन्नार की खाड़ी और फाल्क खाड़ी क्षेत्र के बीच में। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है ये मन्नार की खाड़ी और फाल्क खाड़ी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। दोस्तों, बात आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। कौन है दोस्तों? M.K. स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी लिए हुए हैं, यानी बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार पंजाब और चंडीगढ़ का भी दिया गया है।
तमिलनाडु का राजकीय नृत्य क्या है? तो ध्यान से सुनना है, तमिलनाडु का राजकीय नृत्य है भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बॉलर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का कारनामा किया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों उस बॉलर का नाम है जसप्रीत बुमराह है। यानी जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में एक खास रिकॉर्ड बनाया और बुमराह ने महज 24वें टेस्ट मैच में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के पास हुआ करता था। कपिल देव ने 25वें टेस्ट में 100 विकेट हासिल किए थे, लेकिन बुमराह उनसे आगे निकल गए और उन्होंने 24 टेस्ट में 100 विकेट हासिल कर लिए। तो इस प्रकार से भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों भारत के लिए अब तक 7 ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। तो उनके नाम हैं, तो कुछ के नाम हैं दोस्तों, कपिल देव, जहीर खान, जगावल श्रीनाथ और ईशांत शर्मा। तो यह ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में 100 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। दोस्तों जब भी क्रिकेट की बात आती है तो बीसीसीआई की बात जरूर होती है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यानी इंडिया में जितना भी क्रिकेट होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? बीसीसीआई का। स्थापना कब हुई थी दोस्तों बीसीसीआई की? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। और सचिव कौन है दोस्तों या सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। जय शाह एशियाई क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों जो पुरुषों की टीम के कोच हैं वो कौन है? रवि शास्त्री हैं। और जो महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो है रमेश पवार। कौन है दोस्तों? रमेश पवार। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ओशी हिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ओशी हिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों उन्हें ये इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रबंधन यानी जो उनका जो गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट था उसको लेकर लोगों में आक्रोश हो गया था। यानी लोगों का कहना था जो ओशी हिदे सुगा हैं उन्होंने कोरोना के समय सरकारी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया है, तो इस प्रकार से वहाँ की जनता में बहुत ही गुस्सा था। तो उसको देखते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। दोस्तों 1 साल पहले ही वह पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ के दोस्तों? जापान के। लेकिन 1 साल बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जापान जो है वो एशिया महाद्वीप में है और उसकी जो कैपिटल है वो है टोक्यो। और टोक्यो हाल ही के दिनों में बहुत ही चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल आयोजित हुए हैं। दोस्तों जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन द्वीपों में मात्र 340 द्वीप ही हैं जिनका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है। यानी बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जापान। जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। दोस्तों यहाँ पर यानी जापान में बहुत अधिक भूकंप आते हैं और एक साल में लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। जापान को सूर्योदय का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। यहाँ पर एक द्वीप है दोस्तों होन्शु द्वीप, तो यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर टोक्यो के पास विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फ्यूजियामा जो कि सुसुप्त अवस्था में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो उसका 130वां संस्करण शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कहाँ हुआ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और यह कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में शुरू हुआ है। वहाँ का एक स्टेडियम है दोस्तों, उसका नाम क्या है? विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन। तो वहाँ पर डूरंड कप स्टार्ट हुआ है। दोस्तों इस कप का उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। तो दोस्तों एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीमें खेल रही हैं। यानी जो डूरंड कप हो रहा है तो इसमें कुल कितनी टीमें खेल रही हैं? 16 टीमें खेल रही हैं। और ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जो क्लब हैं इन्होंने इस
संस्करण में भाग नहीं लिया है। दोस्तों इसका जो फाइनल मुकाबला होगा वो होगा 3 अक्टूबर को। अब कुछ बातें हम डूरंड कप के बारे में जान लेते हैं। तो डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है और दोस्तों बात करें, यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। यह पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डगसाई में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के डगसाई में। इस टूर्नामेंट का नाम मोर्टियर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो कि तत्कालीन भारत के विदेश सचिव थे। यानी 1888 के समय वो भारत के विदेश सचिव थे। चलिए फ्रेंड्स, आज के जीके डोज की बात कर लेते हैं, यानी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, गंगा सभ्यता का पहला महानगर कौन था? तो दोस्तों जो गंगा सभ्यता थी उसका पहला महानगर था राजगृह। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी धातु और कीमती पत्थर। यानी हड़प्पा सभ्यता में धातुएं और कीमती पत्थरों का निर्यात किया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले समुद्रगुप्त का आक्रमण किस जाति ने झेला था? तो दोस्तों नागवंशियों ने समुद्रगुप्त का आक्रमण सबसे पहले झेला था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक प्रवेश बंदरगाह कौन था? तो दोस्तों बहरीन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भारत में किस राजवंश के समय आए थे? तो दोस्तों पुर्तगाली भारत में किस राजवंश के समय आए थे? आबिज राजवंश के समय। किस राजवंश के समय दोस्तों? आबिज राजवंश के समय। अगला प्रश्न है, खाने जहां तेलंगनी का मकबरा किस आकार का था? तो खाने जहां तेलंगनी का मकबरा किस आकार का था? अष्टकोणीय था। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुर्तगाली समय में सबसे पहले कहां पहुंचे थे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले पहुंचे थे कप्पाड़ में। कहां पहुंचे थे दोस्तों? कप्पाड़ में। याद रखिएगा, भारत के अकबर के समय का सबसे बड़ा पुल कौन सा था? तो अकबर के समय का सबसे बड़ा पुल था बारापुला, जो कि दिल्ली में था दोस्तों। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा, बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो जो डेनिस आए थे भारत में, उन्होंने बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न थे ये हिस्ट्री से रिलेटेड थे। इसी प्रकार से रोज अलग अलग विषय के प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसी लेक्चर से रिलेटेड है, आपको बताना है जापान की राजधानी क्या है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे हम बीसीसीआई बोलते हैं, तो बीसीसीआई के सचिव या सेक्रेटरी कौन है। तीसरा प्रश्न है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूबा की कैपिटल यानी राजधानी क्या है। तो इन चारों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके उत्तरों का। कुछ लोग हैं जो दोस्तों लगातार आंसर देते हैं, बहुत ही अच्छे आंसर देते हैं, तो कल से उनके नाम भी घोषित किए जाएंगे जो सही जवाब देंगे, तो आप जरूर आंसर दीजिएगा। तो चलने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी कर को खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही कम कीमत पर है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी उनकी और लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदना का चाहते हैं और उस पर आप छूट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। तो राजा नंबर 1 रेफरल कोड का यूज करें और अनअकैडमी के कोर्स में आप छूट पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।